हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है नॉलेज जोन 24 के इस चैनल पर, जहाँ पर हम लोग कवर कर रहे थे इंडियन पॉलिटी को। ये आज तीसरा लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी पहले जाके उन्हें देखिए, तब आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आएगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज का सेशन चालू करते हैं। तो एक ब्लैंक पेपर लेकर हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा और क्या नहीं, बाकी इस कोर्स के बारे में कुछ जानना हो या मेरे बारे में कुछ जानना हो तो आप पिछली क्लास में जाके इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। जो आज का हमें टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो सारे रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं। जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट्स बचे थे और उनमें क्या क्या मेन इवेंट्स हुए हैं उन सबको एक साथ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो एक ब्लैंक पेपर ले लेते हैं। थैंक यू, पहले हो गया। तो अभी तक की हम लोगों ने स्टोरी जो देखी वो कुछ इस तरीके थी कि सबसे पहले हम लोग ने हिस्ट्री देखी कि किस तरीके अंग्रेज आए थे हमारे यहाँ, मतलब ब्रिटिश थे जिन्हें बोल रहे हैं हम लोग, और के आने के बाद किस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट पास करे गए, जिसमें से हम लोगों ने पहला रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया था 1773 का। ठीक है, 1773 के बाद हम लोगों ने जो पहली उसके बाद देखी वो 1781 की देखी, जो कि था सेटलमेंट एक्ट को, जिसे अमेंडमेंट एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इससे आगे बढ़ने के बाद हम लोगों ने पिट्स एक्ट को देखा, जो कि पड़ा 1784 में। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने अभी एक्ट के मामले में कवर कर ली है। बाकी इससे पहले जो कवर करा था वो क्या थी, हिस्ट्री। हिस्ट्री जो कि इससे बैकग्राउंड हिस्ट्री थी इसकी, किस तरीके से ब्रिटिशर आए हैं, किस तरीके से उन्होंने मुगल्स को डोमिनेट करा, किस तरीके से आगे का काम करा। तो इतनी स्टोरी हम लोग को याद होगी। ठीक है, तो अब हम लोग को जो आज देखना है उसमें से सबसे पहला टॉपिक है ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट 1773 1793 को। ठीक है, तो वो इससे पहले 1793 को स्टार्ट करें, पहले हम लोग ये समझते हैं कि पिट्स एक्ट में आखिर हुआ क्या था। एक बार हल्का सा रिवीजन लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि 1773 के एक्ट के बाद कहीं ना कहीं हमें ये दिखने लगा था कि किस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कंपनी के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही, इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कंपनी को वो अपने कंट्रोल में करे। 1773 की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1773 की, जहाँ पर कंपनी को रेगुलेट करने की बात हो रही थी, है ना। लेकिन 1773 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, जब 1773, जैसे कि आप सबको याद होगा 1773 में जो बात एक आई थी वो थी हर 20 साल में इस एक्ट को रिवाइज करने की। रिवाइज का मतलब है हर 20 साल बाद इसे फिर से नए चार्टर के रूप में सामने वाले को दे दिया जाएगा, और रिवाइज करके, और जैसे 20 साल में दुनिया पूरी काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है ना। जैसे कि जो 90s किड है वो आज के टाइम पे पूरी तरीके 20 साल के बाद जब वो चीज़ों को देखते होंगे तो उनके हिसाब से अलग चीज़ें हो जाती हैं। फ़ोन्स जो तो 2005 के आसपास जो छोटे छोटे फ़ोन्स आते थे कीपैड वाले, आज के टाइम पे हम टच स्क्रीन यूज़ करते हैं, तो 20 साल में काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। तो इसी तरीके 20 साल जब कुछ चेंज होता था तो 20 साल एक लंबा समय होता है। 20 साल जैसे चेंज होते थे उसके बाद इनको रिवाइज करा जाता था, इनमें संशोधन किए जाते थे, इनमें अमेंडमेंट होते थे, इनमें नया चार्टर क्रिएट करा जाता था कि अब भैया ये तुम्हें ट्रेडिंग का लाइसेंस देंगे हम 20 साल के लिए। एक तरीके से ये देखा जाता था कि अगर कंपनी 20 साल के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है उसे ट्रेडिंग का, व्यापार करने का, तो 20 साल बाद उसकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी है या कुछ है या उनमें कुछ गड़बड़ियाँ, तो उनको किस तरीके से सुधार के नया चार्टर या लाइसेंस बन दिया जाए या नहीं देना है कि नहीं देना है, इस तरीके की बातें होती थी। तो हमने देखा कि 20 साल में हर बार वो रिवाइज हो रही थी चीज़ें। पर 1773 का जब पहला ही रेगुलेटिंग एक्ट जब
पास करा गया लॉर्ड नॉर्थ ने जब इसे वो करा, क्या कहते हैं, पास करा, तो हमने कई चीज़ें देखी, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन किसके बीच में, सुप्रीम कोर्ट की पावर और गवर्नर जनरल बंगाल, इन दोनों के बीच में हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसके लिए, पावर के लिए। ये वो है, ठीक है। तो 1773 के एक्ट से हमें ये बात तो पता चल जाती है कि जो पावर्स थी वो अनडिफाइंड थी। मतलब जिस विभाग को जो पावर दी गई वो आपस में, जैसे गवर्नर जनरल को अपना रोल नहीं पता था कि मेरी पावर कहाँ तक लाया करती है, उसी तरीके सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं पता था कि उसकी पावर कहाँ तक लाया करती है। इस चक्कर में क्या हुआ था, इस चक्कर में इस चक्कर में हमें एक अमेंडमेंट करना पड़ा और अमेंडिंग एक्ट 1781 को लाना पड़ा। बट इससे क्या कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ था? आंसर इज़ नो, ये फेल हो गया था, ठीक है। याद आ रही है स्टोरी, ये भी फेल हो गया था। उसके बाद हम जब इससे आगे बढ़े थे, जब हमें पिट्स एक्ट लाना पड़ा, तो जो वहाँ के पीएम थे पिट्स जब आते हैं 1784 में, वो भी इन दोनों की पावर्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इसी चक्कर में उन्होंने क्या करा, इसी चक्कर में उन्होंने डबल गवर्नमेंट कर दी थी ना, याद आ रहा है, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन थे, एआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन था, ये कौन था, पार्लियामेंट था, कौन सा, ब्रिटेन का, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। इन दोनों की पावर को डिफाइन कर दिया था कि भैया ये जो मिलिट्री पावर्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, पॉलिटिकल पावर है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। और जो सीओडी मतलब कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तुम लोग हो, वो ट्रेनिंग वेडिंग देखो अपना, वो भी अगर ट्रेनिंग कर रहे हो, उससे पैसा आ रहा है, तो पैसे के अकाउंटेबिलिटी हमें दिखानी पड़ेगी कोर्ट, ठीक है। ये स्टोरी देखी थी। पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमने कहा था कि उन दोनों ने अपनी एक पोजीशन डिफाइन कर दी थी कि ये जो एरिया है ये हमारा एरिया है। जो भी ईआईसी ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो एरिया कैप्चर करा है, वो अब से ब्रिटिश पोजीशन बताई जाएगी। यानी कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो ब्रिटेन की अथॉरिटी हो जाएगी, जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की लैंड है। दूसरी चीज़, उसके बाद कोई भी लॉ अगर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पास करती है, उस लॉ को पहले पास कराना पड़ेगा कहाँ पर, उन्हें ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। इतनी चीज़ें याद आ रही हैं सबको, ठीक है। तो इतनी स्टोरी हम लोग ने देख ली थी। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना कि लॉ मस्ट बी रिटन, कहाँ गया, एक से इसको हटाना पड़ेगा। लॉ मस्ट बी रिटन एंड क्लियर। तो कभी भी लॉ जो है ना, कोई भी लॉ है, उसे लिखा होना चाहिए और वो भी क्लियरली, ठीक है। लेकिन पिट्स एक्ट में इन लोग की पावर जब ढंग से डिफाइन ही नहीं हुई, ढंग से लिखी ही नहीं गई, तो ये क्या कर गया, ये भी फेल्ड हो गया। समझ में आया? ये भी एक तरीके देखा जाए तो ये फेल्ड हो गया था। अब क्या करा जाए? तो अब ऐसे करते करते ये बात, इस कॉन्फ्लिक्ट को चलते चलते 20 साल हो गए इसी बीच। और जब 20 साल हुए तो 20 साल बाद क्या आना था, हमने एक चीज़ बताई थी कि रेगुलेटिंग एक्ट केवल हम पहले वाले को लिख रहे हैं आजकल, है ना। इस चीज़ को समझे ना कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो हम उसको पहले को लिखते हैं, 1773 वाले को। क्यों? उसके बाद जब पिट्स एक्ट आता है तो पिट्स एक्ट क्या बोलता है कि जितनी भी ब्रिटिश लैंड थी, जितनी भी ईस्ट इंडिया की लैंड थी,
वो अब ब्रिटिश पोजीशन हो चुकी है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी को ब्रिटेन सरकार ख़त्म करने की कोशिश कर रही है या अपने अधीन करने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए पहले वो रेगुलेट करने की कोशिश कर रही थी, फिर उसे केवल महज एक चार्टर के रूप में ही उसने डिफाइन करना चालू कर दिया, रेगुलेट नहीं कर रही है। और कहीं ना कहीं चीज़ों को सेंट्रलाइज करने, जो डिसेंट्रलाइज की थ्योरी थी हमारी, कि चीज़ें डिसेंट्रलाइज थी, सबको अपनी अपनी पावर डिफाइन करी गई थी, सारे अपने अपने स्टेट अपने अपने लॉज और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर को डिफाइन कर रहे थे, मतलब अपने लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। वो कहीं न कहीं एक जगह इकट्ठ उन सारी पावर्स को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करी जा रही थी, और उन पावर को एक जगह इकट्ठा करके क्या करना चाह रहे थे, उस पूरे भारतवर्ष को सेंट्रलाइज करने जा रहे थे। एक चीज़ याद रखना कि सेंट्रलाइजेशन ही एक तरीके का कॉलोनी बनाना हो गया तुम्हारा, कि कॉलोनाइज करना है किसी चीज़ को तो उसको सेंट्रलाइज कर दो पूरी तरीके, एक जगह एक सारी पावर एक आदमी को दे दो, यानी कि वो सेंट्रलाइज हो गई है। और वो अगर कोई बाहरी कंपनी कर रही है या बाहरी देश कर रहा है तो वो उसकी कॉलोनी बनी जाएगी ऑटोमेटिकली। किसी को भी कॉलोनाइज करने के लिए, अपने अधीन करने के लिए, अपने उसको किसी भी राज्य स्टेट को अगर अपने कॉलोनाइज करना है तो उसको सेंट्रलाइज कर दो, ऑटोमेटिकली सारी पावर एक के हाथ में आ चली जाएगी। तो वो या तो मोनार्क बन जाएगी या तो कॉलोनाइज हो जाएगी लॉ के रूप में। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हुए हमें ये चीज़ समझ आती है कि जो ब्रिटेन सरकार थी वो चीज़ों को कहीं ना कहीं कॉलोनाइज कर रही थी, और उसका एक स्टेप आगे बढ़ रही थी सेंट्रलाइजेशन के लिए, मतलब धीरे धीरे वो चीज़ों को सेंट्रलाइज कर रही थी। इसी बीच जब 20 साल पूरे हो जाते हैं तो एक्ट आता है 1793 का, ठीक है, 1793 का। अब ये सबसे ईजिली पास होने वाला एक्ट था, ठीक है, ये सबसे ईजिली पास होने वाला एक्ट था, इसमें कोई भी ज़्यादा चीज़ें बर्बाद नहीं, मतलब ज़्यादा वो नहीं हुई। बट इसमें एक चीज़ याद रखना कि जो एराम 1773 से लेकर लास्ट एक्ट जो हमने पढ़ना है 1853 तक का, इस काल को हम, इस टाइम पीरियड को हम एक तरीके से कंपनी राज बोल सकते हैं। ये वो है टाइम था जब कंपनी जो अपना अपना काम कर रही थी, एक तरीके देखा जाए तो ये जो टाइम था ये कंपनी राज का था। बट इसके बाद का समय इसके बाद का समय कहलाता है ब्रिटिश राज। इसके बाद का समय इसके बाद का समय हमें दिखाता है, ठीक है, इसके बाद का समय हो जाता है ब्रिटिश राज, क्यों 1853 में कंपनी को पूरी तरीके ख़त्म कर देती है ब्रिटिश सरकार, और उस कंपनी की सारी पावर्स को अपने हाथ में लेकर कंपनी को ख़त्म करके वो करती क्या है, वो फिर हिंदुस्तान पे राज करने आ जाती है। समझ में आया? तभी उस काल को क्राउन क्राउन एरा को, महारानी के राज्य को ब्रिटिश राज भी बोलते हैं, ठीक है, या ब्रिटिश राज ही है वो। तो जब अगर हम बात कर रहे थे इस 1793 में आखिर हुआ क्या, पहली चीज़, ये 20 साल बाद पास हो गया और इस कंपनी को 20 साल ट्रेड करने का लाइसेंस मिल गया, और कि 20 साल और ट्रेड करो यहाँ पर। मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली कंपनी की स्टिल बरकरार है, चली रही है ना। इसमें एक स्टोरी आती है चाइना। तो अगर हम भारत की बात करें, भारत का सबसे नियरेस्ट पड़ोसी हम मानते हैं चाइना को सही मायने में, जो यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा चाइना वाला पार्ट। बट कभी सोचा है कि हमने चाइना के साथ कोई कुछ करा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना जो है वो हमसे नाराज रहता है, या चाइना के साथ हमारे इतने कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है ब्रिटिश राज। अब ये कहेंगे ये कैसी बात हुई, ब्रिटेन मतलब इनका अंग्रेज़ों का इसमें क्या इसमें हाथ है। तो बात ये है कि
जब 1793 का एक्ट आया, तो 1793 के एक्ट में इन्हें प्रिविलेज ट्रेड का अलाउ कर दिया गया। प्रिविलेज ट्रेड क्या होती है कि कंट्री ट्रेड लाइसेंस मिल जाता है। इसमें कंट्री ट्रेड लाइसेंस वो होता है कि यदि किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए तुम अब किसी इंडिविजुअल को, किसी एक आदमी को तुम लाइसेंस देने का तुम्हारे हाथ में हक है कि जाओ तुम भी ट्रेड कर सकते हो। पहले होता क्या था कि जैसे कि गवर्नमेंट, जैसे ब्रिटेन गवर्नमेंट देती थी केवल, जैसे मोनोपोली दी हुई थी चीज़ों पे कि आप ही मार्केटिंग करेंगे हिंदुस्तान में। उसी तरीके ईस्ट इंडिया कंपनी की हाथ में एक पावर थी कि वो किसी इंडिविजुअल चीज़ पे, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, वो किसी एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल व्यक्ति को ट्रेड देने की उसके पास पावर थी। तो कंट्री ट्रेड का मतलब कंट्री के अंदर किसको ट्रेड देना है, किसको व्यापार देना है, किसके साथ व्यवहार करना है, इसकी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। तो कंपनी के पास जब पावर आई है, तो उन्होंने धड़ल्ले से हिंदुस्तान से ओपियम ट्रेड करना चालू कर दिया, चाइना। ठीक है, चाइना ट्रेड करना चालू कर दिया। और तो 1993 में हुआ क्या कि जो कंपनी थी, कंपनी के पास कंट्री ट्रेड का लाइसेंस था। कंट्री ट्रेड का लाइसेंस यानी कि वो किसी भी इंडिविजुअल को, वो किसी स्पेसिफिक कहते हैं प्रोडक्ट के लिए, वो मोनोपो मतलब उनको ट्रेड के लिए लाइसेंस दे सकती थी। उनके पास ये अथॉरिटी आ गई थी। तो उनके पास जब ये अथॉरिटी थी, तो उन्होंने, जब उनके पास ब्रिटेन की इस चार्टर में उन्हें ये चीज़ का लाइसेंस मिल गया प्रिविलेज ट्रेड का, तो उन्होंने प्रिविलेज ट्रेड का भरपूर फ़ायदा उठाया। क्या मिल गया था उन्हें? इसमें एक चीज़ याद रखनी कि उन्हें मिला था प्रिविलेज ट्रेड का, क्या मिल गया? लाइसेंस। प्रिविलेज ट्रेड का लाइसेंस मिल गया, जिससे उन्होंने करा क्या, जितना भी भारत का में ओपियम था, जितना भी भारत में ओपियम, अब ओपियम क्या होता है? अफीम, है ना? अफीम होती है। जितनी अफीम की खेती होती थी भारत में, वो सारी ट्रेड कर दी जाती थी चाइना। और चाइना काफ़ी सालों तक इस चीज़ से जूझता रहा। इसीलिए हमें चाइना में ओपियम वॉर भी देखने को मिलती है ना? तो चाइना का जो यूथ था, वो पूरी तरीके अफीम की वजह से बर्बाद हो चुका था। और इसका जिम्मेदार अब देखो, करा तो ब्रिटेन ने था, है ना? करा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने था ये सब लफड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं चाइना को जीवन भर के लिए इंडिया का नाम जुड़ गया कि सप्लाई करता था इंडिया, क्योंकि जा तो यहीं से रहा था ना, करे कोई भी रहा हो, लेकिन नाम तो ये हमारा बदनाम हो गया। तो यही कहीं ना कहीं इस यही कारण था कि चाइना का आज भी हम लोग के साथ इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं उनके यूथ को बर्बाद करने के लिए, या ओपियम वॉर के, अपने ओपियम वॉर्स के लिए जो है, वो हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं गलत ठहराता है कि इनकी वजह से हुआ। जबकि कारण ये था कि हिंदुस्तान में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल करा चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें उन्होंने सब करी और नाम लग गया भारत का। जबकि उस समय तो भारत में कोई राज ही नहीं कर रहा था, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो तो कोई थी भी नहीं, सारी ब्रिटेन कर रही थी काम। तो जो इंडिविजुअल लाइसेंस था, वो ओपीएम का ईस्ट इंडिया कंपनी ने दे दिया, और वो इतनी धड़ल्ले से ओपीएम बेची गई, मतलब ट्रेड करी गई वहाँ पर, कि चाइना का पूरा ट्रेड वो ख़त्म हो गया। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि इस लाइसेंस के साथ पहले अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कंपनी ट्रेड का लाइसेंस या प्रिविलेज ट्रेड लाइसेंस हमें किस चार्टर एक्ट में दिखता है, तो इसका आंसर 1793 है। दूसरी चीज़ इस एक्ट में क्या देखी हमने? दूसरी चीज़ इस एक्ट में देखी कि इन्हें कंपनी ने 20 साल का लाइसेंस उसे फिर से मिल गया है आगे करने, ट्रेड करने के लिए। और तीसरी चीज़, मोनोपोली अभी भी बरकरार है। मोनोपोली है कि केवल भारत पे जो ट्रेड करने की ताकत है, वो अभी भी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक चीज़ जो इसमें देखते हैं कि बंगाल और मद्रास का जो एक कॉन्फ्लिक्ट था, अगर हम बंगाल
अगर हम ये भारत का चित्र बनाएं, हमें याद है कि बंगाल, मद्रास और यह हमारा ये जगह बॉम्बे, बॉम्बे, मद्रास बहुत ऊँचे हो गया, यहाँ रख लो मद्रास, और ये हमारा बंगाल। तो हमने जब 1773 के एक्ट में देखा था, ये बॉम्बे और मद्रास की पावर जो थी वो कहीं ना कहीं जब थोड़ी थोड़ी करके लेजिस्लेटिव पावर, कानून बनाने की ताकत, वो धीरे धीरे किसके पास जा रही थी, इनके पास, बंगाल के पास ना। वहाँ के तभी बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, है ना। लेकिन इसमें था क्या कि कहीं ना कहीं ये जो बम्बई वाले थे और ये मद्रास वाले थे, ये बात नहीं मानते थे। वो कहते थे कि भैया हमें अर्जेंट वर्क था, तो अर्जेंट वर्क के नाम पे, अब देखो उस टाइम पे तो ऐसा था ना कि मेल भेजा सब काम हो गया, है ना। तो अर्जेंट वर्क के नाम पे वो अपने जो भी कानून लॉ पास करने होते थे कर देते थे। ये बात इधर वाले को खराब लग रही थी कि यार मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा, जबकि हमें पावर दी गई है। तो हुआ क्या, ये होने पर तो इस चार्टर के तहत एक चीज़ लागू कर दी गई कि यदि गवर्नर जनरल जनरल बंगाल मौजूद है मद्रास में या बॉम्बे में, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ का गवर्नर हेड हो जाएगा। गवर्नर हेड का मतलब है कि वो वहाँ की अथॉरिटी हो जाएगा, मतलब वही वही वो वहाँ का जो राजा है, एक तरीके से गवर्नर जनरल बंगाल ही रहेगा। ये दोनों हट जाएंगे, फिर इनकी पावर डिमोलिश हो जाएगी, ये कुछ नहीं कर पाएंगे उस समय। जो इसने बोल दिया वही कानून है, समझ में आया। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि कंपनी एक तरीके धीरे धीरे अब क्या होने लगी थी, ब्रिटिश क्राउन की एजेंसी होने लगी थी। यहाँ पर अब जो है कंपनी वो पूरी तरीके ब्रिटिश क्राउन की एजेंट हो गई थी। एजेंट का मतलब है कि कंपनी, एजेंट क्या करता है, जैसे LIC है, तो LIC अपनी पॉलिसीज बेचता है, लेकिन किसके थ्रू, अपने एजेंट के थ्रू ना, एजेंट्स के थ्रू। तो बस ये जो है, अब यहाँ पर क्या है, जो हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो अपनी पॉलिसीज इंडिया में लागू कर रही थी। ये बस यहाँ एजेंट कौन है, एजेंट हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आ रही बात, मतलब सब कारनामे इनके करे धरे, इंडिया पे किस तरीके के, इंडिया को इस तरीके से चूसा जा सकता है और कैसे यहाँ ट्रेड करके यहाँ के रिसोर्सेज को और निचोड़ा जा सकता है, वो पॉलिसी में बना के। एजेंट कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये बात समझ में आई। प्लस अब ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ये बात पता ही थी कि भैया अब तो हम लोग का पत्ता काटने के चक्कर में है सरकार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का तेल निकल चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक समय पे भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय मतलब अंधा पैसा कमा रहे थे, जो जिसके मन चल रहा था वो कर रहे थे, अपने मन मुताबिक काम कर रहे थे। वो धीरे धीरे कंपनी ने कंट्रोल करना चालू कर दिया था, और कंपनी अगले आने वाले 40 सालों में वो पूरी तरीके ख़त्म भी करने वाली थी। लेकिन इसके साथ उन्होंने और इसके साथ क्या क्या करा, इस एक्ट के थ्रू उन्होंने उन्होंने जो अगली चीज़ करी कि जो हमारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल याद आ रहा है कौन था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो एम्प्लॉय थे, जो मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक एक तरीके के जो एम्प्लॉय रखे गए थे, जो यहाँ पर पॉलिसी बनाने और बाकी चीज़ों के लिए रखे गए थे, जो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट को देख रहे थे, यानी कि किस पे अटैक करना है, किस पे नहीं करना है, भारत को गवर्न कैसे करना है, भारत को चलाना कैसे, जो पॉलिसीज़ बना रहे थे ब्रिटेन की गवर्नमेंट, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। याद आ रही सबको बात, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो मेंबर्स की सैलरी है, प्लस अदर मेंबर की सैलरी, जो स्टाफ होता था इन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो स्टाफ होता था, मतलब अधिकारी, उनके एम्प्लॉयज़, उनका जितना भी स्टाफ होता था, उस स्टाफ की पूरी सैलरीज, जितनी भी सैलरीज थी, अब ये पता है सैलरीज कौन देगा, उनसे कह दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इनका तेल तो पहले ही निकला हुआ था,
अब इस स्टाफ की सैलरी पूरी देखनी किसको पड़ेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी को। प्लस प्लस इसके साथ और क्या हुआ? इसके साथ एक चीज़ और हो गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सबकी सैलरी तो देखनी है। ब्रिटेन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तो सैलरी देखनी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वालों की देखनी, उनके स्टाफ की देखनी है। प्लस जितना भी एक्सपेंस होगा, जितना भी खर्चा हो चुका है, सब इन सारे खर्चों को हटा के उन्हें हर साल ब्रिटेन गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए एनुअली देना पड़ेगा। कहाँ से? इंडियन रेवेन्यू से। बात समझ में आई? कि जो भी तुम हिंदुस्तान से कमाओगे, जितना तुम्हारा खर्चा हो चुका है उसको हटा के 5 लाख रुपए तुम अलग से हमें दोगे हर साल भारत के खजाने से। समझ में आई बात? तो 1773 के एक्ट में हम लोग 1793 के एक्ट में क्या क्या देखा है, एक बार लिख लेते हैं। 1793 का जो एक्ट था उसमें हमने क्या क्या देखा? पहली चीज, 20 साल के लिए लाइसेंस मिल गया। ठीक है, पहला पॉइंट लिखते चलना। 20 साल के लाइसेंस मिल गया। दो काम उसको, मोनोपोली यानी कि भारत पे केवल ट्रेड करने की शक्ति अभी भी बरकरार है किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। कंपनी को प्रिविलेज ट्रेड का लाइसेंस मिल गया। याद आया कंट्री ट्रेड वाला, जिससे उन्होंने ओपीएम भेजा था, हमने बात स्टोरी बताई थी, जिससे कहा चाइना में ओपीएम भेज रहे थे। प्रिविलेज ट्रेड का मतलब तुम ही ट्रेड करो। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या था? कि जो मद्रास और बॉम्बे वाले जो हमारे गवर्नर थे, यदि वहाँ पर बॉम्बे और मद्रास में अगर गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल पहुँच गया है तो वही किंग है, फिर उसी की चलेगी। ठीक है। 5वें पॉइंट की बात करें तो कंपनी जो थी वो एक तरीके की क्या बन गई थी? एजेंट बन गई थी किसकी? ब्रिटिश क्राउन की, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो क्या बन गई थी? क्राउन बोल ले तो समझ में आ रहा ना, क्राउन का मतलब होता है ताज, और ताज किसका है? रानी का, तो ब्रिटिश क्राउन उसको बोलना है। ठीक है। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस स्टाफ की सैलरी, साथ ही साथ 5 लाख रुपए किसको देने पड़ेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इतने पॉइंट हमने किस में पढ़े? 1793 के चार्टर। अब नेक्स्ट चार्टर पे चलते हैं। ये करते करते कितना हो गया? 20 साल हो गए। अब 20 साल पूरे हो गए तो जाहिर सी बात है अब चार्टर को क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चार्टर डालते हैं। नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1813। अब इसमें एक स्टोरी हम लोग को याद पढ़नी पड़ेगी कि चार्टर एक्ट 1813 में हुआ क्या। तो ये समय कुछ ऐसा है, ये स्टोरी सुनना आराम से, बैठो सुनो। 1793 से लेकर 1813 तक ये वो पीरियड है जब एक नेपोलियन नाम का व्यक्ति अटैक कर रहा है, वॉर में है ना, और उसने पूरे यूरोप को एक धमकी दी है कि यदि किसी ने ब्रिटेन ब्रिटेन के साथ ट्रेड किया तो उसे क्या करना पड़ेगा? या तो वो मेरा
दुश्मन हो जाएगा, या उसे एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, वो भी भारी। कहने का मतलब क्या है, ये टाइम चल रहा है 1793 का और 18 से लेकर 1813 तक का। ये वो काल है जब नेपोलियन ने कहीं ना कहीं ब्रिटेन की पूरी वॉर करके पूरी कमर तोड़ दी थी, अटैक करके। तो इस ड्यूरेशन में हुआ क्या कि नेपोलियन ने कई राज्यों को जीता और कई वॉर करी। नेपोलियन जो कर रहा था, तो उसने कॉन्टिनेंटल एक सिस्टम चालू करा। उस सिस्टम के तहत क्या था कि यदि किसी और ने ब्रिटेन को ख़त्म करने के लिए, वो चाहता था कि ब्रिटेन की इकोनॉमी ख़त्म हो जाए, उसके बाद ब्रिटेन ऑटोमेटिकली जो है उसके अधीन आ जाएगा, और अधीन हो जाएगा, फिर जो बोलेगा वो ब्रिटेन को करना पड़ेगा। नेपोलियन चाहता था कि जिस तरीके उसने यूरोप में अपना आधिपत्य जमा लिया है, उसी तरीके ब्रिटेन को भी अपने अधीन, अपने घुटनों पर कर लिया है। तो उसने उसके लिए एक पॉलिसी निकाल दी, है ना। उसने कह दिया कि भैया ये सिस्टम है, इस सिस्टम में सबको मेरी बात सुननी पड़ेगी, और ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत जो भी ब्रिटेन के साथ ट्रेड करने की कोशिश करेगा, है ना, ट्रेड करेगा या कुछ भी करने की कोशिश करेगा, तो या तो मेरा वो एनिमी है, वो मेरा दुश्मन है, और अगर अगर एनिमी बन गया तो बेटा तुमको भी हमको जो है तो 2 गुना लगान देने पड़ोगे, है ना। मतलब 2 गुना लगान देना पड़ेगा, मतलब कहने का मतलब है टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जितना लगान चाहे। मतलब लगान का मतलब तो अलग हो गया, खैर मतलब टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, ये तो मजाक की बात हो गई लगान वाली। लेकिन टैक्स जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। तो सबकी डर गए, सारे बाकी जितने कंट्रीज थे उन्होंने ट्रेड करना बंद कर दिया ब्रिटेन के साथ। तो ब्रिटेन के साथ जब ट्रेड करना बंद करा तो ब्रिटेन को पड़ गई ज़रूरत किस चीज़ की, पैसों की। अब उनके पास पैसा ख़त्म हो गया, तो फिर ये हुआ कि भैया अगर हम बाकी जगहों से ट्रेड नहीं कर पा रहे, तो जो हमने कब्जे आए हैं कॉलोनीज, जिनको हमने कॉलोनी बनाई है अपनी, तो उनको उनको और निचोड़ते हैं, वहाँ से पैसा निकालते हैं। तो अब जैसे कि भारत था, भारत में केवल एक समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल ट्रेड कर रही थी, व्यापार कर रही थी। तो वो जितना कमाती थी वो जाके ब्रिटेन को दे सके। तो उन्होंने क्या कहा कि मोनोपोली जो थी, मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब कि केवल जो ब्रिटेन, मोनोपोली जो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही हिंदुस्तान पे व्यापार कर रही थी, वो उन्होंने ख़त्म कर दी कि हमने भैया दी थी मोनोपोली, अब हम वापस ले रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके ख़त्म करी। आंसर इज नो, आंसर इज नो, पूरी तरीके नहीं ख़त्म करी। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो स्पाइसेस हैं, बाकी चीज़ें आ रही हैं, क्लोथ है या कुछ है, उन सब चीज़ों पे हम मोनोपोली को ख़त्म करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। बट बट एक चीज़ याद रखना इसमें कि मोनोपोली ख़त्म हुई, लेकिन चाय में और चाइना के साथ व्यापार करने में, यानी टी एंड ट्रेड विद चाइना इज स्टिल ऑन। यानी कि मतलब वो ट्रेड करना है अगर चाइना के साथ, तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी भारत से, और अगर चाय बेचनी तो वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी कोई व्यापारी नहीं करेगा। बात समझ में? यानी कि कहने का मतलब है कि बाकी चीज़ों से नेपोलियन के अटैक करने की वजह से जब इकोनॉमी उनकी चरमराई, तो उनके चीज़ों पे मतलब व्यापार करने की शक्ति कम हुई, तो उन्होंने करा क्या, उन्होंने मोनोपोली ख़त्म कर दी इंडिया से। बट पूरी तरीके नहीं ख़त्म करी। उन्होंने करा क्या, उन्होंने चाइना से ट्रेड करने में और चाय में मोनोपोली स्टिल बरकरार रखी, लेकिन बाकी चीज़ों से ट्रेड हटा दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और जो ब्रिटिश, हमने देखो याद करो, हमने बताई थी प्रिंस एक्ट में एक लाइन बताई थी कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पोजीशन थी, जो भी पोजीशंस थी, जैसे कि जहाँ पर उन्होंने अपना लैंड कैप्चर करा था, वो अब क्या कहलाएंगी,
वो क्या वो कहलाएंगी, वो ब्रिटिश पोजीशन कहलाएंगी, मतलब ब्रिटेन की सरकार की पोजीशन कहलाएंगी। लेकिन इस एक्ट के तहत हुआ क्या कि उन्होंने असर्टेड कर दी वो सब चीज़ों को, जो ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी हो गई वो, यानी कि जो चीज़ें थी, मतलब भारत में जो भी लैंड उन्होंने कैप्चर करा हुआ था, एक वो लैंड तो थी साथ में साथ उन्होंने एक्सपेंस करना चालू कर दिया, चीज़ों को बढ़ाना चालू कर दिया। यानी कि उन्होंने जितनी भी मतलब लैंड थी उनको अब वो थोड़ा सा उनके दायरा जो है बढ़ा दिया इसके साथ। ये इसके साथ एक एक चीज़ और उन्होंने क्या करा, अब इंडिया में उन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए धीरे से क्या भेज दिए, मिशनरीज भेज दिए। मिशनरीज कौन होते हैं, धर्म के प्रचारक जो होते हैं, जैसे कि सेंट फ्रांसिस है ना, इस तरीके के नाम सुनते हैं ना हम लोग। तो वो सब आए भारत में और अपने धर्म का प्रचार करने लगे, और धर्म का प्रचार करके अपने अपने धर्म को सब लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं जो मिशनरीज। उनको अब इंडिया जाने के अलाउ कर दिया गया कि भैया आप इंडिया जाओ और वहाँ जाके हमारे धर्म को भी प्रचार करो, हमारे सामान को तो प्रचार करो करो कि हमारे यहाँ से जो हमारी जो मील से बन रहा है कपड़ा उनको बेचो जाके, साथ ही साथ जो है मेरी इकोनॉमी को तो तेज करो, साथ ही साथ हमारे धर्म को भी अगर वो लोग अपना लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें और बेनिफिट्स होंगे। तो ये चीज़ करने के लिए उन्होंने चार्टर एक्ट 1813 में उनके साथ ही उसी समय काल में उन्होंने मिशनरीज को भेजना चालू कर दिया। अब 1813 में हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे। पहला, नेपोलियन के वॉर करने की वजह से मोनोपोली का पूरा तरीके नहीं लेकिन कई हिस्सों में एंड हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। पहला पॉइंट लिखते चलना, बोलने हम लिखते चलना, मोनोपोली पूरी तरीके खत्म नहीं हुई थी। चाइना के साथ ट्रेड, चाइना के साथ ट्रेड और टी और चाइना के साथ ट्रेड में, यानी कि व्यापार में, चाइना के साथ व्यापार में और टी में पूरी मोनोपोली अभी भी बची है। बाकी बाकी सारी तरीके की मोनोपोली ख़त्म कर दी गई है। दूसरी चीज़, जो भी एक्विजिशन करी थी, जो भी मतलब जितनी भी लैंड थी कैप्चर बाय किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो लैंड सारी की सारी ब्रिटिश क्राउन की ही है अब सारी की सारी, और साथ में वो सॉवरेन हो चुकी हैं। ठीक है, जिसे हम सॉवरेनिटी कहते हैं। उसके बाद मिशनरीज को भेजा, उसके बाद किसको भेजा, मिशनरीज को भेजा इंडिया में ताकि वो धर्म का प्रचार कर सकें। और बस ये मेन बात याद रखनी है 1830 में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एक्ट कौन सा है। एक सेकेंड, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 की। तो इसमें एक चीज़, अब ये देखो कि सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आ रही है यहाँ पर, कि जब हम चार्टर एक्ट 1833 की बात करते हैं तो याद करो, अगर हम बात करें इंडिया के, जब हमने बात करी थी ये हमारा इंडिया, तो इसमें हुआ क्या था उस टाइम पे कि बॉम्बे और जो हमारा मद्रास था उसकी पावर हमने किसको दे दी थी, बंगाल को, है ना, बंगाल को दे दी थी। लेकिन हम क्या कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी लेजिस्लेटिव पावर दे रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब जो गवर्नमेंट थी, कहाँ की, 1833 की, उन्होंने क्या करा, उन्होंने पूरी तरीके सेंट्रलाइजेशन के लिए, पूरी तरीके सेंट्रलाइजेशन के लिए क्या करा, ये जो मद्रास, बॉम्बे और मद्रास की जो पावर थी, बॉम्बे और मद्रास की पावर, पहले क्या था, ये जो बंगाल का व्यक्ति था ये नो बोल देता था चीज़ों को केवल, जैसे पावर ऑफ जैसे नहीं, नो कह देना किसी को, सेज नो, पावर टू से नो, कि अगर इसे कोई पॉलिसी नहीं पसंद आ रही है तो वो उस चीज़ को मना कर सकता था कि भैया हमें ये पॉलिसी नहीं पसंद आ रही है, हम इस चीज़ को मना कर दे रहे हैं। बट हुआ क्या कि जब उन्हें पूरी तरीके से चीज़ों को सेंट्रलाइज करने का मन था किसका, ब्रिटेन गवर्नमेंट का, तो उन्होंने करा क्या, उन्होंने जो बॉम्बे था, बॉम्बे और हमारा मद्रास, मद्रास के पास जो जो थोड़ी बहुत पोजीशन बची थी, उन्होंने
करा क्या, उन्होंने एक सेकंड, उन्होंने प्रोवेंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब ये क्या लिखा है, उन्होंने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर दिया। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव अब काउंसिल क्या होती है, जो भी राज्य होते हैं, प्रोविंशियल यानी कि राज्य, है ना, उन राज्यों की जो लेजिस्लेटिव थी, मतलब कि जैसे असेंबलीज होती थी जो, है ना, जहाँ से उनके कानून बनते थे, उन सारी की सारी काउंसिल्स को क्या करा, बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब जब सारी की सारी काउंसिल्स बंद ही हो गई हैं, तो सारी की सारी पावर जो कहाँ चली गई, गवर्नर जनरल और बंगाल के पास। जब मद्रास बम्बई का जो गवर्नर था, मद्रास का गवर्नर था, है ना, जब वो उन लोग के पास कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी, जब उनके पास कोई काउंसिल नहीं रहेगी, जब उनके पास कोई पावर बनाने की, कोई भी लॉ बनाने की पावर नहीं रहेगी, उनकी सारी पावर को अबॉलिश कर दिया इस गवर्नमेंट ने, तो सारी की सारी पावर किसके पास चली गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। और जब सारी की सारी पावर अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास चली गई, तो क्या होगा, क्या, तो वो जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, जिसके पास सारी पावर जा चुकी है, तो वो बन जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब समझ में आई बात। तो हमने क्या बात करी, हमने बात करी कि गवर्नर जो जितनी पावर्स थी वो किसको दे दी गई, बंगाल के गवर्नर को। और वो गवर्नर जब सारी पावर ले लेता है पूरे हिंदुस्तान की, तो वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनते हैं, हमारे विलियम बेंटिक, हमारे विलियम बेंटिक बनते हैं पहले भारत के गवर्नर जनरल। ठीक, तो विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी जो हमारा देश है, कंप्लीट सेंट्रलाइज सेंट्रलाइजेशन हो जाता है हमारे देश का। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई सारी पावर एक के पास चली गई, तो हमने क्या, पहले जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तभी हमने बताया था कि अगर पूरी की पूरी पावर एक व्यक्ति के पास चली जाएगी, तो वो कॉलोनाइज पूरी तरीके हो जाएगी चीज़ें, और वो कंपनी जो वो मतलब कि वो किस, जो हमारी स्टेट है वो प्रॉपर क्या हो जाएगी, सेंट्रलाइज हो जाएगी। तो अब जब सारी पावर एक व्यक्ति के पास चली गई, जो विलियम बेंटिक है हमारे, इनके पास डाल दी गई सारी पावर, इसका मतलब है हिंदुस्तान अब क्या है, पूरी तरीके से सेंट्रलाइज हो चुका है। ठीक है, तो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के कौन, विलियम बेंटिक। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनते हैं, याद है, वॉरेन हेस्टिंग, याद है। याद रखना सारे को। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना पहला, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। तो हमने इसमें 2 पॉइंट्स अभी तक देख लिए। पहला है कि जो पावर्स थी पूरी लेजिस्लेटिव पावर, बॉम्बे, मद्रास और बाकी जो भी स्टेट्स थी, जहाँ के सारे गवर्नर जनरल की सारी अबॉलिश कर दी गई। जितनी भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उन सबको अबॉलिश करके सारी पावर एक के हाथ में दे दी गई, जो कि थी बंगाल के गवर्नर के। और बंगाल का गवर्नर बन जाता है हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला कौन बनता है, विलियम बेंटिक बनते हैं। ठीक है, अब एक ब्लैंक पेपर लेते हैं। इस एक्ट के तहत पहली लॉ कमीशन बनती है, लॉ कमीशन बनती पहली। ठीक है, इसको कोडिफाई करा जाता है, इसको क्या करा जाता है, कोडिफाई। अभी कोडिफाई का मतलब बताते हैं। कोडिफाई का अर्थ क्या है, ये किसके अंडर करी जाती है, लॉर्ड मैकॉले के, किसके, लॉर्ड मैकॉले के अंडर ये जो है कमीशन कोडिफाई की जाती है। और कमीशन इसको चेयर कौन करता है, लॉर्ड मैकॉले करते हैं। इतनी चीज़ याद रहेगी। हमने बताया
कि इस एक्ट के तहत क्या क्या चीज़ें हुई। गवर्नर जनरल बनता है ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है। दूसरा पॉइंट है कि इसे हेड कर जो लॉ कमीशन बनती है। लॉ कमीशन को चेयर जो मतलब उसका चेयरमैन होता है वो लॉर्ड मैकॉले होता है। अब इसको कोडिफाई करा जाए। कोडिफाई का अर्थ ये है किसी भी लॉ को, हमने पहली लाइन जब हम पढ़ा रहे थे सेवन एक्ट, तो हमने कहा था किसी पिट्स एक्ट को, तो हमने ये बताया था कि कोई भी लॉ रिटन होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तो लॉ कमीशन ने जो लॉ बनाया उसको, जो भी होता क्या था कि इंडिया में, सपोज ये हमारा इंडिया है, ठीक है। इंडिया में अलग अलग समुदाय, अलग अलग स्टेट, अलग अलग प्रोविंस अलग अलग लॉ को फॉलो कर रहे थे, लॉ को फॉलो कर रहे थे। मतलब उनको कोई, जैसे हिंदू धर्म का में हिंदू मैरिज एक्ट अलग था, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है, आज के टाइम की बात कर रहे हैं, और भी अलग अलग वो लॉ बने हुए थे। बट इस लॉ कमीशन ने करा क्या, इस लॉ कमीशन ने सारे के सारे जितने लॉ थे सबको, सब जैसे छोटे छोटे जितने भी लॉ थे ऐसे ऐसे करके उनको एक जगह एक बॉक्स में बंद कर दिया, और उस बॉक्स को कोडिफाई कर दिया। मतलब उस बॉक्स को, उसमें जो लॉ था वो सबके लिए था, क्लियर था और रिटन था। समझ में आई बात? मतलब एक जगह किसी को कंफ्यूजन ना रहे। देखो कोडिफाई करने से क्या होता है, लॉ काफ़ी क्लियर हो जाती चीज़ें, सबके लिए बराबरी का मौका देता है, और सबको पता होता है अगर हम ये कांड कर देंगे तो हमारे से क्या सज़ा होगी, है ना। अगर हमने कुछ ये गलती करी तो हमें क्या सज़ा मिलनी चाहिए, या हम करेंगे या हमारे जैसे किसी और ने करा तो उसे क्या सज़ा हो। तो मतलब चीज़ों का मतलब, अगर हमें ये चीज़ करनी है तो हमें कौन सा लॉ फॉलो करना है। तो कुल मिला के बात ये है कि लॉ को कोडिफाई करना इसलिए कंपलसरी था इंडिया में, क्योंकि जो छोटे छोटे लॉ थे उन सबको एक जगह संगठित करके एक जगह उसे लॉ को रिटन और क्लियर कर दिया गया। तो ये है लॉ कोडिफिकेशन। समझ में आया बात को? और किसने करा है? मैकॉले ने। कब हो रही है ये? 1834 में बन रहा है लॉ कमीशन, याद रहना चाहिए सबको। नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं कि इन्होंने इस एक्ट के साथ ही साथ एक एक्ट और पास करा, इसका नाम था इंडियन स्लेवरी एक्ट ऑफ 1834। इस एक्ट को पास करा, और इस एक्ट को पास करने से क्या हुआ, हिंदुस्तान में स्लेवरी पूरी तरीके एंड हो गई। स्लेवरी क्या होता है? गुलामी। जो गुलाम लोग अपने घर पे गुलाम रखते थे, गुलाम ले जाते थे, एक्सपोर्ट करते थे गुलामों का, तो वो इस एक्ट के तहत एक तरीके से गुलामी खत्म हो गई, और गुलामी पे एक कानून बन गया जिससे गुलामी जो थी उसका अंत हो गया। ठीक है, ये एक चीज़ है। ठीक है, ये हो गई बात। अब इसके साथ और क्या हुआ, इसके साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो वो केवल एक ट्रस्ट मात्र रहेगी। ट्रस्ट समझते हो ना, कि अब वो बस जो है, यहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर पूरी तरीके एंड हो चुकी थी, लेकिन उस पर मोहर जो है आखिरी बार 1853 में लगेगी। लेकिन अभी जो है सारा का सारा जो हुक्म है वो कौन चला रहा है? ब्रिटेन की सरकार चला रही है। कंपनी के हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा है। ठीक है, कंपनी के पास सोचो कुछ भी रहा हो, क्योंकि प्योर सेंट्रलाइजेशन हम देख रहे हैं 1833 में। और 1833 में तुम जब प्योर सेंट्रलाइजेशन करते रहो, यानी कि बॉम्बे में अगर कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बैठा है या मद्रास में बैठा है, उसकी पावर सब छीन ली तुमने, और छीन के तुमने एक को दे दी है, और उस गवर्नर जनरल के ऊपर बैठा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बैठा है बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव, बैठा है, ये सब चीज़ें बैठ के उनको निगरानी रख रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात हमें समझ में आती है कि प्योर सेंट्रलाइजेशन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पूरी ताकत थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। और इस समाप्त होने की वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक ट्रस्ट बन के रह गई थी। वो बस कंपनी का एक तरीके से कहते हैं ना, क्राउन की ट्रस्टी थी, कि हाँ वो जो है ट्रस्टी जो है क्राउन को, बस वो यहाँ से वहाँ से पैसा थोड़ा बहुत कमा के वो ब्रिटिश सरकार की झोली में डाल दी थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। नेक्स्ट बात,
जो इनके पास जो चाइना और चाय की खेती करने का जो ट्रेड था, चाय का एक्सपोर्ट करने का, वो पूरी तरीके एंड हो गया। और सही में अब उसके बाद क्या हुआ, क्या लिख रहे हैं अभी, प्योर एंड ऑफ मोनोपोली। मतलब जितना भी एक तरीके से कहा जाए जो मोनोपोली बची थी, जो इनका मोनोपोली करने का अधिकार था, इनका जो लास्ट एक्ट में निकला था 1813 के एक्ट में, जो इन्हें चाय और चाइना के साथ व्यापार करने का जो ट्रेड मिला था, वो भी अब पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। अब चाइना भी कोई जाके ट्रेड कर सकता है, और चाय पे भी कोई भी जाके ट्रेड कर सकता था, और एंड ऑफ मोनोपोली दिखती है। ठीक है। तो हमने इसमें अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि इंडिया की गवर्नमेंट जो थी, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है, विलियम बेंटिक बनता है। दूसरा पॉइंट, लॉ कमीशन बनता है। लॉ कमीशन को हेड करता है कौन, मैकॉले। और मैकॉले को लॉ कमीशन को बनता है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे कानून बने हुए थे। उन सारे कानूनों को इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करता है, और उन सबको क्लियरली बताना कि कौन सा कानून लागू हो रहा है। उसके बाद क्या हमने बताया, उसके बाद हमने बताया स्लेवरी सिस्टम खत्म हो गया था, क्योंकि स्लेवरी एक्ट पास हुआ था उस समय, इंडियन स्लेवरी एक्ट 1834 से। 1834 के स्लेवरी एक्ट के बाद वो ब्रिटिश जो सारी पावर जब खत्म कर दी गई किसकी, हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर खत्म होने के बाद वो एक तरीके से ट्रस्टी बन गई थी किसकी, ब्रिटेन की। बस कमाती थी थोड़ा पैसा, वो जाके या झोली में डाल देती थी। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड में जो मोनोपोली मिली हुई थी टी में और हमारा चाइना के साथ ट्रेड करने में, वो भी पूरी तरीके एंड कर दी गई। तो इतनी बात समझ में आ गई। और जो, हाँ, एक और पॉइंट इसमें, कि जो लोग ट्रैवल करते थे, अब जो जो ट्रैवल यूरोप से इंडिया ट्रैवल करते थे, उनका इमिग्रेशन फ्री हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। अब ये सेंट हेलेना एक्ट क्या है, तो चलो ये भी पढ़ लेते हैं। तो ये जगह देख रहे हैं, ये कौन सी एरिया है, ये एरिया कौन सा है, ये एरिया है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका का ये एरिया है। लेकिन साउथ अफ्रीका के जब तुम वेस्ट में जाओगे, ये एरिया देख रहे हो, ये सेंट हेलिना लिखा है, तो ये सेंट हेलिना एक जगह है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के वेस्ट में पड़ती है, अगर इंडिया के नज़रिए से देखो। तो होता क्या था कि जब यहाँ से ब्रिटेन, जो ऊपर का ये हिस्सा है, यहाँ ऊपर के साथ यहाँ से ब्रिटिशर्स आते थे, तो ये यहाँ पर एक आइलैंड पड़ता था जिसे सेंट हेलिना नाम के साथ जाना जाता है। तो इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने, जैसे नहीं, अगर यहाँ से हम जाएंगे तो पोर्तुगीज आ रहे हैं, अगर किसी को यहाँ पर अपना जहाज रोकना है, जहाज रोक के नाश्ता पानी करना, कुछ भी, मतलब एक तरीके का वो पोर्ट बना दिया था। जो इस पोर्ट पे कमाई ज़्यादा हो सकती थी ना, यहाँ से एक स्टॉपेज लेके फिर यहाँ से इस हेलिना पे स्टॉपेज लिया, हेलिना से यहाँ केप टाउन गया, केप टाउन से फिर इंडिया की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो एक तरीके से तो ये आइलैंड कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मेजर मेजर रोल प्ले कर रहा था। तो सेंट हेलिना एक ऐसी जगह थी जो एक पोर्ट बनी, तो एक कमाई का जरिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे कब्जा करा हुआ था, और ये इसे कब्जा करा था 1659 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होने के बाद ये जाता है 1673 के पास, किसके पास, डच के पास। याद है डच भी इंडिया आए थे ना, डच ने इसे कैप्चर कर लिया था। डच से फिर से ये जीतते हैं कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1673 में। ठीक है, 1673 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी वापस से डच से ये जो सेंट हेलिना वाला पार्ट है, इसको वापस से छीन लेती है, किससे, जीत लेती है, हमारे डच से। ठीक है, डच से जब ये जीत जाती है, तो उसके बाद 1833 के एक्ट में ये जो हिस्सा था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कैप्चर कर लेती है। अब ये जो है अथॉरिटी, ये जो लैंड हमने कहा था ना, यहाँ की भी लैंड जो है ब्रिटिश के पास चली जाती है। और ये जाने का कारण, जानते हो, ये एक्ट पास हुआ था, इस एक्ट के तहत ये अब ये जो हिस्सा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इसीलिए इसे सेंट हेलिना एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई?
उसके बाद हाँ, एक और पॉइंट है। नेक्स्ट जो इसमें एक और पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर होता क्या था कि एक जगह थी मैरिज, जैसे हम लोग जो इस पेपर को पढ़ने आए हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनने के लिए आए हैं, तो उन्हें ये बात पता होगी कि ये आईएएस जो है ये हमारी किसकी देन है, ब्रिटिशर की देन है ना। ब्रिटेन के लोग, ये जो ब्रिटिशर आए थे उन्होंने ये आईएएस ऑफिसर बनाना चालू करा चीज़ों को, है ना। हुआ क्या कि इससे पहले सुनो, जब आईएएस बनने के लिए एक एग्ज़ाम को पास करना पड़ता था। दो तरीके के, क्या हो रहा है भाई, एक होता है हायर, हायर और लोअर सिविल, सिविल सर्विसेज, ठीक है, इतना समझ लो। फिर हट हायर सिविल सर्विसेज, लोअर सिविल सर्विसेज, ठीक है। सिविल सर्विसेज तो सबको पता होगा, आप तैयारी कर रहे हैं। तो जो अधिकारी बनाने की फैक्ट्री थी, एक हायर लेवल पे थी और एक लोअर लेवल पे थी। ये जो लोअर लेवल वाली थी इसमें जो है इंडियन पार्टिसिपेट कर सकते थे, यानी कि इंडियन, इसमें आपको जो इंडिया के जो वो हुआ करते थे मेंबर्स थे वो आपको दिखते थे, इंडिया के लोग इसको एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, छोटा मोटा एग्ज़ाम होता था इसका, क्वालिफाई करके अधिकारी बन जाते थे, छोटे लोअर का, लोअर सिविल सर्विसेज। बट ये जो हायर सिविल सर्विस दिख रही है ना, इस हायर सिविल सर्विस में केवल और केवल एक जगह थी, एक जगह थी जिसका नाम था हेलबरी। हेल ये हेलबरी जो है कॉलेज है, क्या है, कॉलेज है। तो हेलबरी एक कॉलेज था जो कि सपोज जैसे कि तुमने कोई तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है। इंजीनियरिंग करने के बाद तुम्हें क्या होता है कि 3 साल 4 साल की जब तुम डिग्री प्राप्त करते हो, तो उस 4 साल बाद तुम कुछ ना कुछ मतलब अधिकार, मतलब दिखाई गया है, मतलब वो इंजीनियर बनोगे बनोगे, जैसे मेडिकल कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, तो 5 साल अगर तुम्हारी बैक लगी तो 6-7 साल बाद तुम एमबीबीएस बनोगे ही बनोगे, मतलब कुल मिला के बनना ही बनना है। तो ये जो हमारा ये कॉलेज था हेलीबरी, हेली हेलीबरी हेलीबरी एक ग्रेजुएशन कॉलेज था, जहाँ से ग्रेजुएट होकर जहाँ से ग्रेजुएट होकर लोग सिविल सर्विसेज, ऑटोमेटिकली सिविल सर्विसेज ऑफिसर बन जाते थे। समझ में आई बात, कि अगर तुमने हेलबरी से तुमने जो है डिग्री प्राप्त की है, तो तुम ऑटोमेटिकली जो है सिविल सर्विसेज के ऑफिसर बन जाओगे। बट इसमें एक चीज़ नोटिस करना कि अगर तुम ऑटोमेटिकली सिविल सर्विसेज बन जाओगे तो इसमें मेरिट सिस्टम था ही नहीं, है ना, इसमें मेरिट सिस्टम था ही नहीं। तो इसको स्पॉन्सर कौन करता था, इस कॉलेज को जो स्पॉन्सर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो तुम ये बताओ, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि कोड ऑफ डायरेक्टर्स थे इसके अगर स्पॉन्सर, तो वो जो इससे ऑफिसर्स निकलेंगे वो किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। बट पॉलिसी कौन बनाता है, पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बना रही थी उस समय की पॉलिसी। अगर सपोज मोदी जी ने पॉलिसी बनाई, फिर वो सीएम साहब को भेजी, और सीएम साहब किससे लागू करवाएगा उस सीएम को जो है, सीएम साहब किससे लागू कराएंगे, एक आईएएस ऑफिसर से, क्या लिख रहे हैं, एक आईएएस ऑफिसर से, है ना, आईपीएस ऑफिसर से। यही तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पॉलिसी को हर जगह लागू कराने का काम किसका है, एक एग्जीक्यूटिव का, है ना। पॉलिसी ऊपर से बन के आई है, उसको पॉलिसी को लागू कौन कराएगा, एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। उसी तरीके के जो आईसीएस का एग्ज़ाम होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो होता था आईसीएस का, उसे लागू कौन कराता था, उसे लागू कराने का काम होता था इन्हीं का, इनसे जो ऑफिसर बनते थे, जो हाई लेवल के ऑफिसर्स थे, है ना, इस हायर लेवल के ऑफिसर्स ही क्या करते थे, वो इसको लागू कराते थे।
लेकिन अगर किसी ने जैसे कि सपोज ब्रिटेन की सरकार ने कोई पॉलिसी भेजी है, लेकिन अब ये कॉलेज से जो ग्रेजुएट हुआ है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुखबिर है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को अड़चन लगाएगा या उस पॉलिसी को नहीं लागू कराएगा, या उनका सगा है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इस बीच हम क्या देख रहे हैं, कंपनी को कौन कंट्रोल कर रहा है, कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, चाहती है। तो इस एक्ट में उन्होंने एक अटेम्प्ट करा, ये केवल एक अटेम्प्ट रह गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपोज आया, मतलब एक तरीके का अपोज आया कहाँ से, ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि भैया मेरिट सिस्टम नहीं होगा, हम ऐसे ही स्पॉन्सर करेंगे और स्पॉन्सर कर ही के यहाँ से ग्रेजुएट निकलेंगे। और जब आईएएस ऑफिसर वहाँ से बन रहे हैं और ब्रिटेन गवर्नमेंट जो पॉलिसी लागू कराना चाहती है वो लागू ही नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी। तो अगर हमें कंपनी को जड़ से उखाड़ना है तो हमें ये एक्ट को पास करना बहुत इम्पोर्टेंट था, कि जो हमारे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लड़के हैं जो वहाँ से क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वहाँ से जो सिविल सर्विस पास करके निकले तो कम से कम एक मेरिट पे निकले, ना कि किसी स्पॉन्सर का निकले, और स्पॉन्सर से निकलने के बाद वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का काम करे, ना कि ब्रिटेन की सरकार का। बात समझ में आ रही? तो वो कहीं न कहीं एक अटेम्प्ट करने की कोशिश करी गई, लेकिन इसमें ये याद रखना कि 1833 के एक्ट में ये केवल महज एक अटेम्प्ट था, ठीक है? ये पास नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत बड़ा अपोज करा था। ठीक है? इतनी बात समझ में आई। तो अब हमने इस एक्ट में क्या-क्या देख लिया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833, पहला जी ऑफ आई, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? विलियम बेंटिक। ठीक है, लिखते चलना, अपनी लैंग्वेज में लिखते चलोगे तो बढ़िया रहेगा, इसलिए क्योंकि होता क्या कि याद रहेगा अपनी लैंग्वेज में लिखते हुए। नेक्स्ट, लॉ कमीशन बने। ठीक है, लॉ कमीशन बनी, कब बनी? 1834 में। किसके द्वारा हेड करी गई? मैकॉले के। ठीक है, याद रहेगा, मैकॉले के द्वारा हेड करी गई, 1834 में बनी। क्या बनी? लॉ कमीशन बनी। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट, इंडियन स्लेवरी एक्ट बना, है ना? इंडियन स्लेवरी एक्ट बना, सॉरी, 1834 में इंडियन स्लेवरी एक्ट बना। इंडियन स्लेवरी एक्ट बना और उससे क्या हुआ? स्लेवरी एंड हो गई, यानी कि गुलामी का अंत हो गया। उसके बाद स्लेवरी एक्ट खत्म होने के बाद हमने क्या पढ़ा? जो ब्रिटेन की सरकार थी, जो ब्रिटेन की पोजीशन थी, वो क्या हो गई? महज ट्रस्टी के रूप में यूज़ हो रही थी ना। अच्छा, ये तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। जो मोनोपोली थी वो पूरी तरीके क्या हो गई? एंड हो गई। मोनोपोली पूरी तरीके एंड हो गई, और ब्रिटेन की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो महज क्या बन के रह गई? एक ट्रस्टी के रूप में बन के रह गई। वो ट्रस्टी के रूप में थोड़ा पैसा कमा के उसे दे देती थी। ठीक है, उसके बाद इस एक्ट को एक और चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेंट हेलिना। ठीक है, सेंट हेलिना बोलते क्यों बनते हैं? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस आइलैंड को कब्जा करके रखा था वो अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट के पास चला गया था। लास्ट पॉइंट क्या था? कि जो एक अटेम्प्ट करा गया कि मेरिट सिस्टम लाया जाए, कहाँ पर? से ICS के एग्ज़ाम में, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम में क्या लाया जाए? एक मेरिट सिस्टम लाया जाए, जिससे कि जो वो है, क्या कहते हैं, हमारे जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं लड़के, वो स्पॉन्सर उनसे ना हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट डायरेक्टर से स्पॉन्सर ना हो, और वो उनकी बात ना सुने। वो किसकी बात सुने? वो बात सुने ईस्ट इंडिया ब्रिटेन की सरकार की। बात समझ में आई? अब लास्ट एक्ट देखते हैं हम लोग आज का, चार्टर एक्ट 1853। इसमें जो हमने हेलबरी का जो कॉलेज था
है ना, जहाँ पर ग्रेजुएट हो रहे थे लोग, कैसे जहाँ से ग्रेजुएट होते थे और सिविल सर्विस एग्ज़ाम बनते थे, इस कॉलेज को जो स्पॉन्सर कौन करता था? इस कॉलेज को स्पॉन्सर करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। इस कॉलेज से जो ग्रेजुएट होता था वो कौन बनता था? आईसीएस ऑफिसर, वो भी हायर सिविल सर्विस वाला। ठीक है, इस हाई तो वो जो स्पॉन्सर वाली बात थी ना, वो यहाँ से ख़त्म हो गई। और इसमें अब जो है मेरिट सिस्टम के हिसाब से बच्चे आते थे और वही ग्रेजुएट होते थे, मेरिट लिस्ट में आते थे और वही पास होके क्या बनते थे? सिविल सर्विस ऑफिसर। इसीलिए मेरिट सिस्टम आने के बाद ही हम अपना वहाँ पर भारतीयों को देखते हैं जो आईसीएस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इसके बाद जब हम देखते हैं आईसीएस सिस्टम यहाँ पर लागू हो जाता है और हमारे बाकी जो हिंदुस्तान आज के टाइम पे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की, वो यूपीएससी है भाई, सी कर दिया। यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या हो गया? ओपन हो गया दरवाज़ा इस आईसीएस ऑफिसर, आईसीएस के एग्ज़ाम के। ये जो हेलवरी वाला सिस्टम था, हेलवरी का जो ये क्या कहते हैं, प्रोटेनेज पैट्रोनेज जो सिस्टम था 1853 का, ये एक तरीके से लास्ट कील थी, आखिरी कील थी, जो कि उनके कॉफिन पे लगी, उनके ताबूत पे आके। वो कहते हैं ना कि ताबूत की आखिरी कील थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर देती है। तो हमने ये बात करी कि जो ये कॉलेज का जो मेरिट सिस्टम था, वो उसको पूरी तरीके एंड करने के बाद जो लास्ट नेल ऑफ ही वो थी कॉफिन की हील, तो वो क्या हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी के ताबूत में लग गई और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके ख़त्म हो गई। और ये जो हमारा पूरा स्टोरी था इतने दिन से जो चल रही थी, वो भी यहाँ पर एंड हो गई। यानी कि हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट है, कहने का मतलब है क्या गलती हुई? 1773। एक तो ये पेन ढंग से नहीं चल रहा लग रहा। 1773, ठीक है। 1773 से हमारा लास्ट एक्ट कौन सा है? चार्टर एक्ट 1853। ये जो हमारा कंपनी राज था वो आज हम लोग एंड कर दिया है। तो हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या देखा? हम लोगों ने चार्टर एक्ट देखा, 1793, 1813, 1833 एंड 1833 एंड 1853, द लास्ट। ठीक है। तो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, अब वो पूरी तरीके क्या हो गई है? वो पूरी तरीके ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गई है इस एक्ट के तहत। तो बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जो ब्रिटिश राज वाली स्टोरी है वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास लंबी बहुत ज़्यादा हो गई लग रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में डाल देना। और चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय।